हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में भारतीय न्याय संहिता से हम समझेंगे मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में, यानी उन ऑफेंसेस के बारे में जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय न्याय संहिता में जो चैप्टर नंबर 6 है, अभी तक हमने 5 चैप्टर्स अपने कवर कर लिए हैं, पूरे कंप्लीट मैं करा चुकी हूँ अलग अलग वीडियो में जो भी चैप्टर 5 में कॉन्सेप्ट थे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज से चैप्टर नंबर 6, जो बताता है हमें मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में, यानी वे अपराध जो मानव शरीर के खिलाफ किए जाते हैं, जैसे मर्डर हुआ, कल्पेबल होमिसाइड है ना, या उपति गुहुरुपति। तो इस तरीके के जो ऑफेंसेस हैं वो सारे के सारे हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। सेक्शन नंबर 100 से लेके 146 तक के सेक्शन इसके अंदर आते हैं। 100 और से लेके 110 तक यानी 110 तक मानव वध और हत्या के बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं। कल्पेबल होमिसाइड क्या है, मर्डर, उसके बारे में जो भी प्रोविजंस हैं, उनका अटेम्प्ट और उसके लिए जो पनिशमेंट है वो सब आपको इन सेक्शंस के अंदर मिलेगी। 111 से लेके 113 तक नए ऑफेंसेस ऐड किए गए हैं, संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और आतंकवादी कृत्य यानी टेररिस्ट एक्ट। तो ये भी हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आता है 114 से 125 तक उपति और घोर उपति, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, जो पहले आईपीसी में भी हम पढ़ा करते थे। 126 से 127 तक मिलता है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसके बाद आता है 128 से लेके 136 तक आपराधिक बल और हमला, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट के बारे में हमें बताता है। 137 से 146 तक व्यापरण, अपहरण और बलात्श्रम, किडनैपिंग, एब्डक्शन और फोर्स्ड लेबर के बारे में हमें बताते हैं ये प्रोविजंस। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट हमें चैप्टर नंबर 6 के अंदर दिए गए हैं बीएनएस में। सारे सेक्शंस एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फटाफट तो हम इनको कवर नहीं करेंगे, हम बड़े आराम से इनको कवर करेंगे, थोड़े थोड़े सेक्शंस के साथ, और एक एक कॉन्सेप्ट एक एक वीडियोस में अलग अलग समझेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमें क्या समझना है, हमें समझना है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बीएनएस के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता में आपराधिक मानव वध, ये एक ऐसा अपराध है जो हम पहले आईपीसी में भी पढ़ते थे, है ना। जब मैंने आईपीसी आपको कराई थी तो उसमें आईपीसी में भी हमने कल्पेबल होमिसाइड, उसकी पनिशमेंट, उसके अटेम्प्ट वगैरह के बारे में हमने सब पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे अब हम सेम उसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, लेकिन सेक्शंस चेंज हो चुके हैं। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखनी है, सेक्शन नंबर ध्यान रखना है कि अब कल्पेबल होमिसाइड किस सेक्शन में आ गया है। तो 100 के अंदर ये आ गया है। सबसे पहले बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, जो 100 में दी गई है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 100 के अनुसार, यानी सेक्शन 100 के अनुसार, जो कोई मृत्यु करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से जिससे मृत्यु होने की संभावना है, ये ज्ञान रखते हुए कि उस कार्य से मृत्यु कर दे, कोई ऐसा कार्य करके मृत्यु कर देता है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड का यहाँ पे अपराध करता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं जब हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, जब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की डेथ कॉज करना, है ना, सबसे पहले किसी व्यक्ति की डेथ कॉज होनी चाहिए इस सेक्शन के अंदर। उसके बाद वो जो मृत्यु की गई है वो किसी एक्ट के द्वारा की गई हो, ठीक, और वो एक्ट किया गया हो या तो उस मृत्यु की इंटेंशन से, सामने वाले के मन में इंटेंशन होनी चाहिए दूसरे की को मारने की। दूसरा, शारीरिक क्षति, मतलब उसको ऐसी फिजिकल इंजरी दी गई है, उसको ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का इंटेंशन दिया गया है जिससे उसकी मृत्यु होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। या फिर नॉलेज हो सामने वाले को कि उस एक्ट से मृत्यु होने की संभावना है। तो 3 चीज़ें हैं, इंटेंशन भी है, ठीक, नॉलेज तो है ही, और साथ ही डेथ कॉज करना, ठीक, चाहे इंटेंशन से की हो चाहे नॉलेज से की हो, और एक एक्ट ऐसा कर दिया जिससे कि सामने वाले की डेथ कॉज हो गई। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। सेक्शन 100 हमें कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बताता है, ठीक। हालांकि मर्डर में भी इंटेंशन भी होता है, नॉलेज भी होता है, दोनों ही चीज़ें होती हैं, और वहाँ पे भी डेथ कॉज होती है। लेकिन फ़र्क कहाँ है ये भी हमें आगे पता लग जाएगा जब हम मर्डर को डिस्कस करेंगे, है ना, जब हम आगे के सेक्शंस डिस्कस करेंगे। अब इतनी चीज़ें क्लियर हुई, अब बात करेंगे इसके एक्सप्लेनेशंस की। एक्सप्लेनेशंस क्या कहते हैं? पहला एक्सप्लेनेशन कहता है कि जो व्यक्ति किसी रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त व्यक्ति को शारीरिक क्षति करता है, मतलब उसको फिजिकल रूप से, उसको फिजिकली इंजरी पहुंचाता है, उसको शारीरिक चोट पहुंचाता है, और उस व्यक्ति की मृत्यु तेज कर देता है, त्वरित मतलब तेज कर देता है, तो वह उसकी मृत्यु करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है?
जैसे मान लो किसी व्यक्ति के सर पर पहले से ही चोट लगी है, दूसरा व्यक्ति उसे ऐसा घाव, ऐसी चोट दे देता है जिससे उसकी डेथ और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। मतलब वो मर नहीं रहा था, चोट से वो सही हो सकता था, लेकिन उसके सर पे और ज़्यादा चोट मार देना और ज़्यादा घाव गहरा कर देना जिससे उसकी मृत्यु और ज़्यादा तेज़ हो गई, तो ये क्या हो गया, ये कल्पेबल होमिसाइड का अपराध माना जाएगा, ऐसा कहा गया है एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में। नेक्स्ट आता है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नंबर 2। इसमें कहा गया है कि जहाँ शारीरिक क्षति से मृत्यु की गई है, मतलब किसी को ऐसी चोट पहुँचाई गई है जिससे सामने वाले की मृत्यु हो गई, जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति की हो उसने मृत्यु की है, ये समझा जाएगा। हालांकि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा से वो है मृत्यु रोकी जा सकती थी। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे ए ने बी को बॉडीली इंजरी पहुंचाई, मतलब उसको उसके शरीर पर एक ऐसी चोट पहुंचाई जिससे उसकी डेथ कॉज हो गई, वो मर गया। तो ये समझा जाएगा कि अगर बी को प्रॉपर स्किलफुल ट्रीटमेंट दिया जाता, उस टाइम पे उसकी अच्छे से उसको ट्रीटमेंट हम दे देते या उसका इलाज कराया जा सकता तो वो बच सकता था। तो ए यहाँ पे इस चीज़ का बचाव नहीं ले सकता कि मैंने तो बैट से बी को बॉडीली इंजरी दी है या उसको बैट से ऐसे हिट किया है कि उस टाइम पर सही ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये मर गया। इस चीज़ का बचाव नहीं ले सकता है कि उस टाइम पे से बचाव नहीं मिला तो ये मर गया, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना। तो ये डिफेंस ए के द्वारा नहीं लिया जा सकता। तो अगर देखो उचित उपचार उस टाइम पे व्यक्ति को मिलता, कौशलपूर्ण चिकित्सा मिलती तो वो बच सकता था। अगर उस टाइम पे उसे बचाया जा सकता था तो यहाँ पर उसको भी कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, अगर इस तरीके से बॉडीली इंजरी से कोई व्यक्ति मर जाता है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन नंबर 3 क्या कह रहा है, माँ के गर्भ में किसी शिशु की मृत्यु करना मानव वध नहीं होता। ठीक, अगर कोई बच्चा माँ के पेट में है और उस बच्चे को मार दिया तो वो होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड के अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा जीवित है, उसकी मृत्यु किसी ने कर दी तो वो आपराधिक मानव वध में आ सकता है। अगर शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो, हालांकि उस शिशु ने सांस ना ली हो या वो पूरी तरह से जन्म ना लिया हो। तो चीज़ें क्लियर हुई। अगर कोई बच्चा माँ के गर्भ में है तो उसको मारना तो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन भले ही बच्चा पूरी तरीके से अभी पैदा ना हुआ हो, लेकिन अगर उसका कोई भी शरीर माँ के शरीर से बाहर निकल आया है तो उसको मार दिया तो वो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आ जाएगा। ये कहता है एक्सप्लेनेशन नंबर 3। अब थोड़े से इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। अच्छा ये बताओ, मानव वध का मतलब क्या होता है, मीनिंग अगर हम देखें तो स्टीफन कहते हैं कि एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य को जान से मार डालना ही मानव वध होता है। सिंपल इसका मीनिंग ये है। डेफिनेशन हम देख चुके हैं, एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं। अब थोड़े से ना 1-2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ए एक गड्ढे पर लकड़ियाँ और घास इस इंटेंशन से बिछा देता है कि उसके द्वारा मृत्यु करे, मतलब कोई उसमें गिरे, वाई गिर जाए उसमें, उस गड्ढे में, और वाई जो है उसको समझे कि यहाँ पे तो ज़मीन है और वो उस पर चले और उसके अंदर गिर जाए। अब क्या करता है वाई को पता ही नहीं कि वहाँ पे घास बिछी हुई है। वो उस ज़मीन पे चलता है, सोचता है कि वो तो ज़मीन ही है जिस पे मैं चल रहा हूँ, बट वो चलते चलते उसके अंदर गिर जाता है और मर जाता है। तो ए ने यहाँ पे क्या किया है, ए ने यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड किया है। ठीक, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लो। ए ये जानता है कि वाई एक झाड़ी के पीछे है। कौन जानता है, ए, कि वाई जो है वो झाड़ी के पीछे है। अब बी को ये नहीं पता, बी को पता ही नहीं कि वाई जो है वो झाड़ी के पीछे है। वाई की मृत्यु करने के इंटेंशन से बी को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए ए क्या करता है, उत्प्रेरित करता है कि तुम गोली चलाओ। अब बी क्या करता है, गोली चला देता है और वाई को मार डालता है। यहाँ ये हो सकता है कि बी किसी भी अपराध का दोषी ना हो, लेकिन ए जो है वो कल्पेबल होमिसाइड का यहाँ पे दोषी होगा, क्योंकि जानता कौन था, ए जानता था, बी को तो पता ही नहीं था कि वाई वहाँ पे छुपा हुआ है। तो इस तरीके से इंटेंशन और नॉलेज देखा जाएगा सामने वाले का। ठीक, अगर उसने मृत्यु कारित करने के आशय से या उसकी नॉलेज से किसी की डेथ कॉज की है तो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आएगा। और मर्डर कल्पेबल होमिसाइड में क्या डिफरेंस है ये हम आगे चल के समझेंगे। केस देख लेते हैं, आर पुनैया वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य। बहुत ही फेमस केस और इम्पॉर्टेंट केस है। इस केस में पत्नी की प्लीहा बढ़ी हुई थी, जिसे तिल्ली बोलते हैं। पति ने मुक्का मारा जिस कारण उसकी डेथ हो गई। तो कोर्ट ने यहाँ पे जो हस्बैंड था उसको सेक्शन 100 का दोषी ठहराया, मतलब उसको कल्पेबल होमिसाइड का दोषी ठहराया। ठीक, केसेस वही चलेंगे जो आईपीसी में चलते थे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सेक्शन 100 हमें यही बता रहा था कि कल्पेबल होमिसाइड कहते किसे हैं। अब इसके लिए पनिशमेंट की बात कर लेते हैं कि कितना पनिशमेंट है कल्पेबल होमिसाइड के लिए। तो हमने है ना जो पनिशमेंट वाले सेक्शन है वो पहले कर लिए, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 100 में कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन है, 105 में इसकी पनिशमेंट है। तो जो कोई कल्पेबल होमिसाइड का अपराध करेगा
मतलब जो कोई आपराधिक मानव वध का अपराध करेगा उसके लिए पनिशमेंट होगी आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति का कारावास, कम से कम, है ना, मिनिमम सज़ा बताई गई है 5 साल। कितनी बताई गई है? 5 साल, जो 10 साल तक हो सकता है। मैक्सिमम सज़ा कितनी है? 10 साल की, और उसको फाइन भी उस पर लगाया जाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे आजीवन कारावास ध्यान रखना है ना, पनिशमेंट तो थोड़ा सा हमें ध्यान ही रखना है। और यहाँ पर ये सब चीज़ें होने के बाद एक सेकंड पॉइंट और इसमें देख लेते हैं कि अगर ये कार्य इस इंटेंशन से किया जाए कि मृत्यु करने की संभावना है, मतलब अगर कोई एक्ट ऐसा है जिसमें सामने वाले को पता है, उसे इंटेंशन है उसकी कि जो भी मैं एक्ट कर रहा हूँ उससे पूरी पॉसिबिलिटी है कि सामने वाला व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन मृत्यु या शारीरिक क्षति करने के आशय के बिना किया जाए, है ना, पॉसिबिलिटी है, सामने वाले को पता है उसे कि मैं इस इंटेंशन से एक्ट कर रहा हूँ कि सामने वाला मर भी सकता है, ठीक, लेकिन मृत्यु या शारीरिक क्षति करने की इंटेंशन के बिना किया गया है, तो वहाँ पे सज़ा होगी 10 साल की और जुर्माना या फिर दोनों। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक। तो 2 तरह की पनिशमेंट दी गई है, एक तो सीधा कल्पेबल होमिसाइड के लिए दी गई है और सेकंड इसलिए दी गई है कि मृत्यु की संभावना है। तो यहाँ पे इसकी पनिशमेंट हो गई और 100 में हो गया कल्पेबल होमिसाइड में क्या क्या चीज़ें आती। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 101 यानी 101 की। 101 क्या कह रहा है? ये मर्डर से डील करता है, हत्या से डील करता है। अभी हमने क्या समझा? कल्पेबल होमिसाइड के बारे में समझा। अब हम समझेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मर्डर का, ठीक। मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड दोनों में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों में ही इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है। जब हम अब मर्डर को जब हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप देखोगे कि इसमें भी इंटेंशन है, इसमें भी नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि इसमें इंटेंशन नहीं है या इसमें नॉलेज नहीं है, दोनों चीज़ें वही हैं जो कल्पेबल होमिसाइड में है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है वो भी समझेंगे जब आगे इसको डिस्कस करेंगे। सेक्शन 101 कहता है कि कुछ अपवादों को छोड़कर मानव वध हत्या है, मतलब कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, अगर हम उनको छोड़ दें तो जो आपराधिक मानव वध है वो हत्या बन जाएगा। अगर मामला एक्सेप्शन के अंदर आ रहा है तो वो कल्पेबल होमिसाइड है, अगर एक्सेप्शन के अंदर नहीं आ रहा है तो वो मर्डर में माना जाएगा कि ये मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, अब देखो इंटेंशन है, इंटेंशन किस चीज़ की है? किसी को मारने की इंटेंशन है, ठीक। मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो या शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो, मतलब किसी को बॉडीली इंजरी देने के इंटेंशन से किया गया हो, या शारीरिक क्षति प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु करने के लिए पर्याप्त हो, मतलब कि जो शारीरिक क्षति पहुंचाई जा रही है, क्रिमिनल को उस चीज़ की नॉलेज है कि यहाँ पर जो भी उसको शारीरिक क्षति जो बॉडीली इंजरी पहुंचा रही है उससे उसकी इंटेंशन है कि उस एक्ट से डेथ होना सफिशिएंट है। मैं एक एक्ट ऐसा कर रहा हूँ जिससे 90% चांसेस हैं कि सामने वाला व्यक्ति मरेगा ही मरेगा, साधारण अनुक्रम में उसकी मृत्यु होने के लिए वो काफ़ी है, सफिशिएंट है। बॉडीली इंजरी ऐसी दी है, या यदि व्यक्ति ये जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी संभावना है कि वह मृत्यु कर ही देगा, यानी कि पर्सन ये जानता हो कि जो एक्ट डेथ कॉज करने के लिए किया गया है वो इतना इमिनेंटली डेंजरस है, इतना ज़्यादा खतरनाक है, जिसमें पूरी संभावना है, पूरी प्रोबेबिलिटी है कि डेथ कॉज होगी, बिल्कुल इससे व्यक्ति मरेगा ही मरेगा। इसमें तो 101% चांसेस हैं डेथ कॉज होने के। तो क्या देखा हमने इसमें? हमने देखा कि इंटेंशन तो है ही है और नॉलेज भी है, देखो जानता हो व्यक्ति, 4th पॉइंट है ना इसका। तो नॉलेज भी है, इंटेंशन भी है, दोनों चीज़ें सेम हैं। जो कल्पेबल होमिसाइड में थी वही यहाँ पर सेम है, ठीक। तो कल्पेबल होमिसाइड के बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर भी ऐड हो जाते हैं, ठीक। अब जब कल्पेबल होमिसाइड के बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पे ऐड होंगे तो वो मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल वर्ड में सेक्शन 101 कहता है कि इस सेक्शन में जो भी 5 एक्सेप्शंस बताए गए हैं उनके अलावा हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर माना जाएगा। बस एक्सेप्शंस क्या है वो हमें देखने हैं, लेकिन एक्सेप्शन को डिस्कस करने से पहले ये जो केस है ना, रेग वर्सेस गोविंदा, ये देखते चलेंगे। रेग वर्सेस गोविंदा का केस काफ़ी पुराना केस है और बहुत ही फेमस केस है, आपका मर्डर से ही डील करता है। इस मामले में एक व्यक्ति ने धक्का देकर अपनी पत्नी को ज़मीन पर गिरा दिया था, उसके बाद मुंह पर उसके 3 बार मुक्के मारता है और उस पर हमला करता है। अब जो वाइफ थी उसके अचानक से ब्लड उसका बहने लगता है, उसका जो माइंड है, उसका जो ब्रेन था, जो मस्तिष्क था, उससे खून बहने लगा, जिससे वो मर गई। अब इस मामले में एक्यूज़ की इंटेंशन अपनी वाइफ को न तो उसकी डेथ कॉज करने की थी, ना ही उसके द्वारा पहुंचाई गई जो बॉडीली इंजरी थी वो ऐसी थी कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में उसकी मृत्यु हो सकती थी। इसीलिए यहाँ पर कोर्ट ने उसको मर्डर का दोषी न ठहरा के कल्पेबल होमिसाइड का दोषी ठहराया।
और एक चीज़ वो यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो जज थे इस केस में मेलविल थे। जज का नाम आप चाहो तो लिख सकते हो, मेलविल जज थे। मेलविल जज ने इसमें हत्या और मानव वध में क्या डिफरेंस है ये बताया था इस केस में, ठीक। इसीलिए ये केस इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपका कल्पेबल होमिसाइड में ना लिखकर हम इसको मर्डर वाले सेक्शन में लिखते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था। अब डिफरेंस कैसे पता लगेगा? जब आप पहले कल्पेबल होमिसाइड पढ़ोगे फिर मर्डर पढ़ोगे, दोनों चीज़ों को पढ़ लोगे तभी तो आप दोनों के बीच में डिफरेंस कर पाओगे। अब जैसे हमने कई सारी सिमिलैरिटी देखी कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड दोनों में ही इंटेंशन भी होता है, नॉलेज भी होता है, बट फ़र्क कहाँ है? तो फ़र्क है एक्सेप्शंस का। जब आप एक्सेप्शंस पढ़ोगे, जो 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं आगे, जब हम उन एक्सेप्शंस को देखते हैं तब हमें पता लगता है कि जो भी मामला उन एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगा वो आपका कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा, फिर वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो अब हम वही एक्सेप्शंस यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इस सेक्शन में बहुत सारे यहाँ पे आप जब देखोगे तो इसमें वो दृष्टांत भी दिए गए हैं, इलस्ट्रेशन भी दिए गए हैं। इलस्ट्रेशन आप चाहो तो बेयर एक्ट से पढ़ सकते हो, बिल्कुल सिंपल इलस्ट्रेशन है, ठीक है। तो उनको हमें यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे मर्डर को समझ रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन को डिस्कस करने से पहले केस और देख लो। अबू ठाकुर वर्सेस स्टेट 2010 का केस है ये केस भी आपका इसी सेक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया था कोर्ट के द्वारा कि हत्या के मामले में जो मर्डर के केसेस होते हैं उसमें जो हेतु होता है, जो मोटिव होता है, उसका महत्व तब खत्म हो जाता है जब आपके पास डायरेक्ट एविडेंस होता है। तो किसी भी देखो कोई भी केस है और कोर्ट के सामने आपको बेस्ट चीज़ प्रूफ करनी है, सबसे अच्छी चीज़ आप प्रूफ करोगे तो आप बेस्ट एविडेंस ही दोगे, सबसे अच्छा एविडेंस आपको पेश करना होता है कोर्ट के सामने। तो कोर्ट ये कह रही है इस केस में कि जब आपके पास डायरेक्ट एविडेंस है, मतलब आपके पास ऐसा कोई विटनेस है, ऐसा कोई गवाह है जो इस चीज़ को बता सके कि मैंने मर्डर होते हुए देखा है, तो जब आपके पास इस तरीके का कोई एविडेंस है या आपके पास कोई वीडियो फुटेज है जिसमें आपको दिख रहा है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन का मर्डर कर रहा है, तो इस तरीके का कोई भी डायरेक्ट एविडेंस, तो अगर आपके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस है किसी भी मर्डर का तो उस केसेस में आप देखोगे कि हेतु, मोटिव का जो साक्ष्य है वो ज़रूरी नहीं है कि आप दो, वो हेतु का साक्ष्य तो वहीं ख़त्म हो जाता है। फिर आप मोटिव क्यों प्रूफ करोगे कोर्ट में जब आपके पास पहले से ही डायरेक्ट एविडेंस मौजूद है? तो यही बात इस केस में कोर्ट ने कही थी। अब आते हैं एक्सेप्शंस पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मर्डर वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। तो इसमें बताया गया है कि आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है, यानी कब आप कल्पेबल होमिसाइड को हत्या की कैटेगरी में नहीं डालोगे। तो जो भी एक्सेप्शंस दिए गए हैं, अगर आपका मामला इन एक्सेप्शन के अंदर आ जाता है तो आपका जो केस है वो मर्डर के अंदर ना जाके कल्पेबल होमिसाइड के अंदर चला जाएगा। बस यही डिफरेंस है मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में। अदरवाइज इसमें दोनों में ही इंटेंशन होता है, दोनों में ही नॉलेज भी होता है और दोनों में ही किसी व्यक्ति की डेथ कॉज भी की जाती है। तीनों चीज़ें सेम है, तो फिर डिफरेंस कहाँ रहा? तो डिफरेंस यही तो है, एक्सेप्शन को समझो। एक्सेप्शन ही हमें बताते हैं कि कब आपका मामला कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा, मर्डर के अंदर नहीं जाएगा। तो चलिए सबसे पहला एक्सेप्शन देखते हैं जो कहता है गंभीर और अचानक प्रोवोकेशन। तो यानी कि गंभीर और अचानक प्रकोपन की बात करता है, सडन प्रोवोकेशन की बात करता है। सबसे पहले बताओ कि प्रोवोकेशन का मतलब क्या होता है? तो प्रोवोकेशन का मतलब होता है किसी को भड़काना, किसी को उकसाना, ठीक। सामने वाले ने आपको अचानक से, सडन से आपको प्रोवोक किया और आप इस वजह से अपना सेल्फ कंट्रोल खो बैठे और जिसने प्रकोपन दिया था, जिसने उकसाया था, उसी की डेथ कॉज कर दी, या दूसरे किसी व्यक्ति की डेथ कॉज की भी तो बाय मिस्टेक कर दी या बाय एक्सीडेंट हो गई। इस तरीके से अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फ़ायदा मिलेगा उस व्यक्ति को, उसका जो मामला है वो हत्या में ना जाके आपराधिक मानव वध के अंदर चला जाएगा। लेकिन ये जो आपका एक्सेप्शन है इसके अंदर 3 शर्तें भी दिखाई गई हैं। शर्तें क्या हैं? पहली शर्त ये है कि अगर आपको ग्रीवियस और ये जो सडन प्रोवोकेशन दिया गया है इसके अंदर अगर फ़ायदा लेना है तो अपराधी सबसे पहले स्वेच्छा प्रकोपित ना हुआ हो, मतलब वो अपने आप ही अंदर ही अंदर प्रकोपित ना हुआ हो, ठीक। दूसरी बात, लोक सेवक द्वारा अपनी शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में अगर उस चीज़ का यूज़ हुआ है, ठीक, तो इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। यानी प्रकोपन किसी ऐसी बात के द्वारा ना दिया गया हो जो किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अपनी पावर को, अपनी जो उसकी लॉफुल पावर है उनको एक्सरसाइज करते हुए किया गया हो। तीसरा, जो प्राइवेट डिफेंस है उसके राइट का विधिपूर्ण प्रयोग में अगर की गई है कोई बात तो उसके लिए भी आप इस चीज़ का फ़ायदा नहीं ले सकते कि मुझे तो प्रोवोक किया गया था, अगर कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट का यूज़ कर रहा है तो बस इस पर ये 3 रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। गंभीर और अचानक प्रकोपन का जो एक्सेप्शन है, अदरवाइज यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा अगर कोई व्यक्ति अपना सेल्फ कंट्रोल खो चुका हो, उस व्यक्ति की डेथ कॉज कर दी हो जिसने प्रोवोक किया था, या किसी अदर की उसने बाय मिस्टेक या बाय एक्सीडेंटली डेथ कॉज कर दी हो। यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि प्रकोपन इतना गंभीर या अचानक था या नहीं जिससे कि व्यक्ति का मामला हत्या की कोटि में ना जा पाए, ये हर केस के मैटर पर या सिचुएशंस पर डील करता है।
तो सिचुएशन टू सिचुएशन, हर केस की सिचुएशन अलग होती है। ये कोर्ट उसी मामले में तभी देखेगी, ये तथ्य का प्रश्न है, ये फैक्ट का क्वेश्चन है, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कि उस टाइम पे व्यक्ति का मामला मर्डर में जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक, ये चीज़ अलग है। ये चीज़ इन्होंने एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल क्लियर कर दी। आगे बढ़ने से पहले और केस को डिस्कस करने से पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपका इलस्ट्रेशन है जब आप इस एक्सेप्शन को पढ़ोगे। इलस्ट्रेशन में कहा गया है कि वाई द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण आवेश में वाई के बच्चे एम का ए जानबूझकर वध कर देता है। तो बच्चा कौन था? एम, और वाई का था वो बच्चा, और वध किसने किया? ए ने। अब ये क्या है? ये मर्डर है। क्यों है मर्डर? क्योंकि देखो प्रकोपन उस बच्चे के द्वारा तो दिया नहीं गया था, है ना। जिसको मारा गया है, जिस बच्चे की हत्या की गई है, उसके द्वारा तो प्रोवोक किया नहीं गया था ए को, फिर भी ए ने उसे मार दिया। दूसरा, बच्चे की मृत्यु उस प्रकोपन से किए गए कार्य को करने में दुर्घटना से भी नहीं हुई थी। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा एक्सेप्शन में कि या तो प्रकोपन उस व्यक्ति ने दिया हो जिसकी डेथ कॉज की गई है, या अगर किसी और की गई है मृत्यु तो फिर उसको या तो भूल से मार दिया गया हो या फिर बाय एक्सीडेंट उसके साथ ऐसा हुआ हो। लेकिन यहाँ पे दोनों में से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है ना। तो ए ने जो वाई के बच्चे को मारा है, उसका जो केस है वो यहाँ पे उसको इस एक्सेप्शन का फ़ायदा ना देकर उसका जो मैटर है वो उसमें मर्डर में चला जाएगा और ए यहाँ पे मर्डर का दोषी होगा। बात कर लेते हैं केस लॉ की। KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962 का बहुत ही फेमस केस है आपका, और इसी एक्सेप्शन से डील करता है। इस केस में क्या होता है कि कोर्ट ने कुछ चीज़ें बताई थी। कोर्ट ने कहा था कि कोई भी प्रकोपन गंभीर अचानक है या नहीं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इस एक्सेप्शन का फ़ायदा देने के लिए हमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो देखनी होंगी। एक तो जो प्रोवोक किया गया वो गंभीर होना चाहिए और सडन होना चाहिए, अचानक से किसी ने आपको भड़का दिया, तो वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और इस चीज़ को टेस्ट हम किससे करेंगे? इस चीज़ को हम कई सारी चीज़ों से टेस्ट करेंगे। कोर्ट ने कहा सबसे पहले क्या कोई व्यक्ति जो उसी समाज में है जहाँ पे एक्यूज़ रहता है, जिसे उसी स्थिति में रख दिया जाए जिसमें कि एक्यूज़ था, तो क्या वो अपना सेल्फ कंट्रोल इस तरह खो देता है जैसे कि एक्यूज़ ने खोया था? ये चीज़ टेस्ट की जाएगी। दूसरा, शब्दों और संकेतों से भी गंभीर अचानक प्रकोपन हो सकता है। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ आपकी तरफ इशारा कर दिया, तो अगर ये चीज़ है तो उससे भी अचानक प्रकोपन हो सकता है। तीसरा, एक्यूज़ की स्टेट ऑफ माइंड देखी जाएगी, उसकी मानसिक दशा देखी जाएगी कि ये तय किया जा रहा हो जब उस टाइम में कि जो एक्ट किया गया था उससे उसको गंभीर अचानक प्रकोपन मिला था। चौथी चीज़, किए गए घातक हमले और प्रकोपन से होने वाले आवेश के बीच में बिल्कुल क्लियर रिलेशन होना चाहिए, क्लोज रिलेशन होना चाहिए। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें कोर्ट ने कही है। और इस केस में हमें ध्यान रखना है कि इस केस में जो एक्यूज़ था उसको इस एक्सेप्शन का फ़ायदा नहीं मिला था, बल्कि उसको हत्या का दोषी ठहराया था, ना कि कल्पेबल होमिसाइड का। तो ये था आपका फर्स्ट एक्सेप्शन। अब पढ़ते हैं सेकेंड एक्सेप्शन को। जो एक्सेप्शन 2 है वो कह रहा है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण, यानी एक्सरसाइज किया है किसी ने अपना प्राइवेट डिफेंस गुड फेथ में, लेकिन प्राइवेट डिफेंस के राइट की लिमिट क्रॉस कर दी। ठीक, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें देखनी है। सबसे पहले इस अपवाद के लागू होने के लिए कुछ शर्तें ज़रूरी हैं। सबसे पहले, कार्य किसी व्यक्ति के शरीर, है ना, या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया हो। हमें दो ही तरह का प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है, मैंने बताया था, बॉडी का भी मिला हुआ है और प्रॉपर्टी का भी मिला हुआ है। तो अगर कोई पर्सन अपनी बॉडी या प्रॉपर्टी का प्राइवेट डिफेंस का राइट का यूज़ कर रहा है, उस एक्ट को सद्भावपूर्वक गुड फेथ में कर रहा है, और उसने अपने उस प्राइवेट डिफेंस के राइट की लिमिट को क्रॉस करके किसी की डेथ कॉज कर दी, और बिना इस पूर्व धारणा के कर दी, उसने मन में ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की थी, माइंड में कोई इस तरीके की प्लानिंग नहीं की थी कि मुझे सामने वाले को मारना है, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो व्यक्ति का जो केस है वो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर चला जाएगा बजाय मर्डर के। ठीक, तो यहाँ पे ये जो एक्सेप्शन है ये हमारा प्राइवेट डिफेंस से डील कर रहा है। सारी शर्तें आपको ध्यान रखनी है, ठीक, जो इसमें बताया गया है। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दूं जो इसी का इलस्ट्रेशन है। ए को चाबुक मारने की वाई कोशिश कर रहा है, जिससे ए को बहुत ही ज़्यादा गंभीर चोट ना आए, मतलब चाबुक तो मार रहा है लेकिन गंभीर चोट नहीं आनी चाहिए ए को। अब ए क्या करता है, एक पिस्तौल निकाल लेता है, हालांकि ए का अपने ऊपर प्राइवेट डिफेंस का राइट है। वाई जो उस पर चाबुक चला रहा है, ए का राइट है कि वो अपने आप का प्राइवेट डिफेंस करे, लेकिन कितना, उसने तो पिस्तौल ही निकाल लिया चाबुक के बदले। तो यहाँ पे वाई हमले को चालू रखता है, मतलब वाई जो है वो लगातार उस पर चाबुक मार रहा है, कोशिश कर रहा है कि उसे गंभीर चोट ना आए, लेकिन ऐसे ही उसको मार रहा है। तो ए क्या करता है, गुड फेथ में विश्वास करते हुए कि वो चाबुक से बच नहीं सकता, वाई पर गोली चला देता है और वाई को मार देता है। तो यहाँ पर ए को क्या होगा, हत्या के अंदर नहीं, उसका जो केस है वो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आ जाएगा। तो यही इसका इलस्ट्रेशन है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें थी, गुड फेथ भी था,
उसने अपनी लिमिट क्रॉस भी कर दी, जो प्राइवेट डिफेंस की लिमिट क्रॉस थी, मृत्यु कर दी, और बिना किसी पूर्व धारणा के की, है ना, और प्राइवेट डिफेंस भी था यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर, इसलिए इस एग्जाम्पल में यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद इसमें केस लॉ है, गोकुल बावरी वर्सेस सम्राट, 1866 का केस है। इस केस में एक व्यक्ति ने एक कमज़ोर और बूढ़ी महिला को अपनी फसल चुराते हुए देखा और उसने उस महिला को इस तरह पीटा कि चोट इतनी गहरी आई उसे कि वो मर ही गई। अब कोर्ट ने एक्यूज को हत्या का दोषी ठहराया और उसे इस एक्सेप्शन का फ़ायदा नहीं दिया। कहा कि उसे इस एक्सेप्शन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस मैटर में कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहा था, या उसने गुड फेथ में ऐसा किया, या अपने उस राइट का अतिक्रमण करके मृत्यु कारित की और बिना किसी पूर्व धारणा के। तो इसमें ऐसी भी कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए उसे इस एक्सेप्शन का फ़ायदा न देकर उसको किस चीज़ का दोषी ठहराया? मर्डर का दोषी ठहराया। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शन नंबर 3। ये बात करता है किसी भी लीगल पावर का यूज़ करते हुए पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जब अपनी लिमिट से आगे बढ़ जाए वो, और गुड फेथ में उसने ऐसा किया हो। तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और उसके द्वारा कोई एक्ट किया जाता है तो उसके लिए क्या शर्तें ज़रूरी हैं कि उसका मैटर कल्पेबल होमिसाइड में चला जाए, मर्डर में ना जाए। तो यहाँ पे कहा गया है कि देखो, इस अपवाद को लागू होने के लिए कुछ शर्तें ज़रूरी हैं। जैसे अपराध जो है वो एक लोक सेवक के द्वारा किया गया हो, या लोक न्याय के संबंध में लोक सेवक की मदद कर रहे किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो। सेकंड, लोक सेवक या अन्य व्यक्ति के ने कानून द्वारा दी गई अपनी पावर को, अपनी जो उनकी कानून के द्वारा जो उनको पावर दी गई थी उसकी उन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी हो, उसकी शक्ति का अतिक्रमण कर दिया हो। तीसरा, गुड फेथ में विश्वास होना चाहिए। ठीक, मृत्यु किसी ऐसे कार्य से हुई हो जिससे विधिपूर्ण और जो विधिपूर्ण हो, और लोक सेवक ने जो अपनी ड्यूटी को फॉलो कर रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस बात का गुड फेथ में विश्वास करता हो, और द्वेष के बिना हो, मतलब इस तरीके का कोई मन में गलत इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। एक्ट उस व्यक्ति के प्रति जिसकी डेथ कॉज हुई है उसके मन में, जो पब्लिक सर्वेंट है उसके मन में कोई इस तरीके का द्वेष या मैलिस नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक, तो अगर कोई एक्ट ऐसा है तो यहाँ पे एक्सेप्शन 3 लगेगा, और मर्डर जो है की कैटेगरी में अपराध नहीं आएगा, बल्कि किस में चला जाएगा? आपका कल्पेबल होमिसाइड में। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शन नंबर 4। ये कह रहा है अचानक झगड़े में, अचानक से लड़ाई हो गई और उसके कारण किसी की डेथ कॉज हो गई, तो सडन फाइट अगर कहीं पे हो जाती है तो उसमें जो अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो मर्डर में ना आके आपका कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा। लेकिन विदाउट प्लानिंग होनी चाहिए वो चीज़, है ना। जैसे अचानक लड़ाई हो जाना, उसमें किसी ने कोई प्लानिंग नहीं की थी, और जैसे ही अचानक से आवेश उत्पन्न हुआ, जैसे होता है ना कहीं पे भीड़ खड़ी, भीड़ जमा हो और भीड़ में अचानक से लड़ाई बच जाए 2 लोगों में, और उस भीड़ के उन लड़ाई के चक्कर में दूसरा व्यक्ति भी मर जाए जिसमें कि कोई प्लानिंग नहीं थी, जिसको मारने की कोई वो नहीं थी। तो यहाँ पर अगर ऐसा हो जाता है, और किस पक्ष ने प्रकोपन दिया, किसने पहले हमला किया, अगर ये चीज़ देखी जाएगी तो इस चीज़ का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। और साथ ही लड़ाई उसी व्यक्ति के साथ हुई हो जिसकी मृत्यु हुई है। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं। ये 4th एक्सेप्शन आपका हुआ। तो अचानक लड़ाई में अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो विदाउट प्लानिंग है, तो उसको यहाँ पे एक्सेप्शन में डाला जाएगा। एक्सेप्शन नंबर 5 क्या कहता है? सहमति से की गई मृत्यु। अब अगर सहमति से किसी की डेथ कॉज कर दी कंसेंट से, और कंसेंट देने वाला 18 साल से ज़्यादा एज का है, और वो अपनी मृत्यु का जोखिम उठाने के लिए तैयार भी है, उसने कंसेंट दे दी कि ठीक है मैं अपनी मृत्यु का जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ, तो क्या उसके लिए वो चीज़ मर्डर के अंदर जाएगी? नहीं, वो चीज़ कहाँ जाएगी? वो जाएगी आपका कल्पेबल होमिसाइड के अंदर। तो अगर इस एक्सेप्शन का फ़ायदा लेना है तो 2 चीज़ें साबित करनी होगी। पहला, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसने मृत्यु का जोखिम उठाने के लिए अपनी कंसेंट दी थी, और दूसरा, जो कंसेंट देने वाला पर्सन है वो 18 साल से ज़्यादा एज का होना चाहिए। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एक बच्चा वाई को उकसाकर ए उससे आत्महत्या कराता है। एक बच्चा है वाई, उसको उकसा रहा है ए, उसे किस लिए? ताकि वो सुसाइड कर ले। यहाँ बच्चा कम उम्र के कारण अपनी मृत्यु के लिए कंसेंट देने में असमर्थ था, इसलिए ए ने हत्या का दुष्प्रेरण किया है। ठीक, केस देख लेते हैं। दशरथ पासवान वाला केस है वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1958 का केस है, बहुत फेमस केस है, इस एक्सेप्शन से डील करता है। इस केस में होता क्या है कि जो एक्यूज था वो 10वीं कक्षा में बार बार फेल हो रहा था। 10th क्लास का उसका पेपर था, बार बार वो फेल हो रहा था। उसकी वाइफ की एज थी 19 ईयर, 19 साल। वो पढ़ी लिखी थी, और बार बार फेल होने की वजह से हस्बैंड उससे कहता था कि मैं तो सुसाइड करना चाहता हूँ, अब मुझे जीना नहीं है। तो वाइफ कहती है कि आप एक काम करो, पहले मुझे मार दो, फिर आप अपनी जान ले लेना। अब वाइफ ने कंसेंट दी, वाइफ 18 साल से ज़्यादा एज की थी, तो यहाँ पे एक्सेप्शन में आएगा या नहीं आएगा? तो यहाँ पे ये चीज़ देखी गई कि पहले उसने अपनी वाइफ को मार दिया, बट उसके बाद वो अपनी हिम्मत ही नहीं जुटा सका कि वो अपना सुसाइड कर ले। तो उसने इस एक्सेप्शन का फ़ायदा लेना चाहा। उसने कहा कि मेरी वाइफ 18 साल से ज़्यादा एज की भी थी और उसने कंसेंट भी दी थी अपनी मृत्यु के लिए, इसलिए उसे इस अपवाद का फ़ायदा दिया गया।
तो एक्यूज को हत्या की बजाय यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड का यहाँ पे फ़ायदा दिया गया था। केस बहुत फेमस है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका 5th एक्सेप्शन से ही डील करता है। सेक्शन नंबर 103 103 हत्या के लिए दंड। अब हमने जो है ना, जो पनिशमेंट वाले सेक्शन है वो आपको डेफिनेशन के नीचे ही कर दी है। जैसे अभी कल्पेबल होमिसाइड में डेफिनेशन वाला था तो उसके नीचे ही हमने पनिशमेंट का सेक्शन पढ़ लिया था। इसी तरीके से मर्डर के बाद हमने इसका पनिशमेंट हम पहले देखेंगे। तो जो कोई हत्या करेगा उसके लिए कितनी पनिशमेंट है, तो जो कोई हत्या करेगा वो मृत्यु, आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी कोर्ट या तो आपको डेथ सेंटेंस दे सकती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकती है और फाइन भी लगाएगी, ठीक, जो व्यक्ति मर्डर करेगा। नेक्स्ट है जब 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्तियों का समूह मूलवंश, जाति, समुदाय, लिंग, स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप के आधार पर हत्या करे। मतलब अगर इन चीज़ों को आधार बनाकर कोई व्यक्ति किसी की हत्या इसलिए कर रहा है कि वो अलग मूलवंश का है, अलग उसका कास्ट है, उसकी कम्युनिटी अलग है, उसका सेक्स अलग है, उसका प्लेस अलग है, उसकी लैंग्वेज अलग है ना, व्यक्तिगत विश्वास है ना उसका अलग है, तो ये सब चीज़ें अगर इनमें से किसी भी चीज़ के आधार पर 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का एक ग्रुप है और वो फिर किसी का मर्डर करता है तो उसके लिए भी पनिशमेंट है डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट और जुर्माना। तो यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट भी हमें पढ़ना है, जो चीज़ें ऐड हैं, ठीक, तो ये इसकी पनिशमेंट बताता है। तो इसमें कुछ ऐसा टफ है नहीं, आपको बस पनिशमेंट ध्यान रखनी है और सेक्शन नंबर ध्यान रखना है। सेक्शन नंबर 102 एंड 104 इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, बीच में छूट गए थे पनिशमेंट की वजह से, है ना, बीच में हमने पनिशमेंट देख ली थी, तो ये देख लेते हैं। तो जिस व्यक्ति की मृत्यु करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध करना। अब 102 जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है ट्रांसफ़र ऑफ मैलाइस की, यानी विद्वेष का अंतरण। जैसे सेक्शन क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि ए ने मिठाई में जहर मिलाया। अब देखो एग्जाम्पल सुनो इसका। ए ने क्या किया, मिठाई में जहर मिलाया ताकि बी उसे खा ले, लेकिन उसे बी से पहले ही सी खा जाता है और सी मर भी जाता है। तो सी की जो डेथ है, जो डेथ कॉज करने के लिए ए उसी तरीके से लायबल होगा जैसे बी की डेथ कॉज करने के लिए होता, क्योंकि ए को तो पता था ना कि जिस मिठाई में उसने जहर मिलाया है वो बी के अलावा कोई भी खा सकता है ना, हो सकता है वो डी खा ले या ई खा ले, लेकिन खाली सी ने। तो इसे बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस। भले ही किसी और की डेथ कॉज करने के लिए यहाँ पर वो जहर लाया था, है ना, लेकिन ए तो लायबल होगा ना, भले ही उससे सी मर गया। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की इंटेंशन से कोई एक्ट करता है और उससे किसी और व्यक्ति की डेथ कॉज कर देता है, मानव वध करता है, तो फिर उसको उसी प्रकार से दोषी ठहराएगा अगर वो उस व्यक्ति की मृत्यु करता है जिसकी मृत्यु करने की उसकी इंटेंशन थी। मैलिस ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पर, और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कि ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस से कौन सा सेक्शन डील करता है। पहले आईपीसी में था, अब बीएनएस का सेक्शन नंबर 102 याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 104 आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। क्या कह रहा है इस सेक्शन में, ये कहा गया है कि आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड, यानी लाइफ कन्विक्ट ने किसी का मर्डर कर दिया तो ये सेक्शन लगेगा, ठीक। अगर कोई व्यक्ति लाइफ कन्विक्ट में है और वो किसी का मर्डर कर दे तो उसको कहाँ पे आप दोषी ठहराओगे, उसको दोषी ठहराएंगे सेक्शन नंबर 104 में, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों चीज़ में, अभी हमने कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पढ़ा, लेकिन ये कुछ अलग से सेक्शन हैं जो हमें पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक। पहले 303 में हुआ करता था ये सेक्शन, अगर आपको ध्यान हो आईपीसी में, लेकिन इसे मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज्य का जो केस होता था ना, उसमें इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, ठीक। अब इसको फिर से क्यों यहाँ पे ला दिया, तो फ़र्क ये है कि इस सेक्शन में इस बार, क्योंकि पहले आईपीसी में ये सेक्शन 303 में था, वहाँ पर उसमें सिर्फ व्यक्ति को डेथ की पनिशमेंट दी जाती थी अगर कोई इस तरीके से करता था, लेकिन इस बार बीएनएस में इस सेक्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो डेथ के साथ साथ ऑप्शन में यहाँ पे देखो इन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी डाला है पनिशमेंट में। ये देखो पहले सिर्फ पनिशमेंट होती थी डेथ सेंटेंस की, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया गया है पनिशमेंट के रूप में, जिसके अकॉर्डिंग कोर्ट या तो डेथ सेंटेंस दे सकती है, चाहे तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट दे सकती है। तो इसलिए इसमें चेंज करके इस सेक्शन को फिर से ऐड कर लिया गया। हालांकि 303 में मैंने बताया ना, मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज्य के केस में इसको हटा दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो बस यही है वो सेक्शन, और इसमें डेथ के साथ साथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट को भी ऐड कर दिया है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर स्टार्ट होता है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु करना, यानी कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, है ना। किसी की डेथ कॉज कर रहे हो नेग्लिजेंटली, यानी उपेक्षा से, लापरवाही से। उपेक्षा का मतलब लापरवाही होता है। सेक्शन 106 यहाँ पे बताता है हमें कि जो कोई किसी की उतावलेपन से, उपेक्षापूर्ण कार्य से किसी व्यक्ति की डेथ कॉज करेगा तो जो आपराधिक मानव वध में ना आता हो। 4 चीज़ें हमें यहाँ पे सिंपली ध्यान रखनी है कि उतावलापन, उपेक्षापूर्वक किसी की मृत्यु करना, वो भी आपराधिक मानव वध की कैटेगरी में ना आता हो।
पनिशमेंट कितनी होगी अगर कोई किसी की नेग्लिजेंटली डेथ कॉज करेगा? दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 5 साल का होगा और फाइन से उसको दंडित किया जाएगा। 5 साल की सज़ा है। ये आईपीसी में भी होता था और अब बीएनएस में भी है। ठीक, अगर ऐसा एक्ट मान लो, इसमें एक और पॉइंट दिया गया है कि अगर मान लो ऐसा एक्ट किसी रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी यानी किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा किया गया है तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा? जब वो मेडिकल प्रोसीजर का काम कर रहा हो तब कितना मिलेगा? तो उसको मिलेगा दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 2 साल तक का होगा और जुर्माना। यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा मेडिकल प्रोसीजर करते समय अगर नेग्लिजेंटली किसी की डेथ कॉज हो गई तो उसके लिए यहाँ पर ये चीज़ ऐड कर दी गई। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है, वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चलाने से अगर किसी व्यक्ति की डेथ कॉज हो गई, जैसे देखा होगा कि लोग रोड पर कभी कभी बहुत तेज़ी से कार चलाते हैं, अब अगर या बाइक चलाते हैं, तो अगर उससे किसी की डेथ कॉज हो गई, वाहन को उतावलेपन से चला रहे हैं या लापरवाही से चला रहे हैं, तो फिर उसके लिए पनिशमेंट कितनी होगी? उसके लिए भी यहाँ पे दोनों में से किसी भांति का कारावास है, बट 10 साल की सज़ा है, ध्यान रखना है, और फाइन भी है ना। तो इस सेक्शन को थोड़ा बढ़ा दिया इस बार बीएनएस में, पहले ये चीज़ें इसमें नहीं थी, अब इसमें ऐड कर दी। ठीक, तो ध्यान रखना है कि अगर कोई नेग्लिजेंटली एक्ट करके जो आपका कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में नहीं आ रहा है तो वो कहाँ आ जाएगा? किसी की डेथ कॉज अगर कर देता है कोई नेग्लिजेंटली तो 106 के अंदर आ जाएगा। लेकिन मेडिकल प्रैक्टिशनर का ध्यान रखना है, 2 साल की सज़ा है, वाहन उतावलेपन से डेथ कॉज कर दी तो 10 साल की सज़ा है, और वैसे उपेक्षा से 5 साल की सज़ा है। तो अलग अलग पनिशमेंट अलग अलग चीज़ों के लिए। सुक्रू कविराज वर्सेस यहाँ पे स्टेट कर लो या सम्राट है ना, इस तरीके का केस 1887 का बहुत पुराना केस है। तो यहाँ पे बताया गया है, इस मामले में कोर्ट ने कहा कि ये धारा तभी लागू होती है जब ये साबित हो जाए कि जो मृत्यु अभियुक्त के उतावलेपन से या अपेक्षापूर्ण कार्य से हुई थी और वह कार्य आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता। सेम चीज़ वही कही है कोर्ट ने इसमें, जो अभी हमने ऊपर देखा ना, कि ये सेक्शन आप कब लगाओगे? जब उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण तरीके से किसी व्यक्ति ने किसी की डेथ कॉज कर दी और साथ ही वो आपराधिक मानव वध की कोटि में भी नहीं आता, तब ये सेक्शन लागू होगा। अच्छा, इसमें है ना एक एक्सप्लेनेशन और दिया गया है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि इसमें जो रजिस्टर्ड मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होते हैं, जो रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी होते हैं, उसमें ऐसा चिकित्सा व्यवसायी आएगा जिसके पास राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम जो 2019 वाला एक्ट है उसमें मान्यता प्राप्त कोई चिकित्सा योग्यता है, या जिसका नाम उस एक्ट के अंदर राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या किसी राज्य चिकित्सा रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे बताया है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हम किसे कहेंगे। ठीक, वो चीज़ ध्यान रखनी है। थोड़ा हमें है ना एक्सप्लेनेशन भी पढ़ने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब तक हम एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शंस, केस लॉ, एसेंशियल्स, ये सब चीज़ें नहीं देखते तो हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होता। तो इसलिए हमें हर चीज़ पर ध्यान रखना है। एक चीज़ यहाँ पर भी रह गई, वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चलाने से किसी व्यक्ति की डेथ कॉज अगर कोई व्यक्ति कर देता है जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता और घटना के तुरंत बाद इसे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट किए भाग जाता है, मतलब यहाँ पे आप एक चीज़ और ऐड कर लो कि वो व्यक्ति जिसने मृत्यु कॉज की है वो क्या करेगा कि घटना के तुरंत बाद ना तो पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना ही भाग जाता है। अगर कोई भाग गया, गाड़ी से किसी को मारा, तेज़ गाड़ी चला रहा था, किसी का एक्सीडेंट किया और वो व्यक्ति मर गया और फिर वहाँ से भाग गया, तो ये सेक्शन यहाँ पर इसके लिए पनिशमेंट बताता है। ये चीज़ छूट गई थी, सॉरी, एक लाइन इसमें छूट गई थी आपकी। तो ये सेक्शन कंप्लीट हुए। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 107 और 108 दोनों ही आपके अमेंडमेंट से डील करते हैं, मतलब दुष्प्रेरण की बात करते हैं। ठीक, इन्हें भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सेक्शन नंबर 107 तो बात कर रहा है किसी बच्चे या किसी पागल व्यक्ति, जो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति होता है ना, विकृत चित्त व्यक्ति, उसकी आत्महत्या का दुष्प्रेरण अगर कोई करेगा, मतलब उसको सुसाइड करने के लिए उकसाएगा। कोई बच्चा है ना, उसको आप बोलो कि लाइफ में कुछ नहीं रखा या मर जाओ या ऐसा कुछ, उसको सुसाइड के लिए आप उकसा रहे हो, उसके अंदर सुसाइडियल थॉट्स डाल रहे हो, उसको उकसा रहे हो। या मान लो कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है, वो समझ ही नहीं पा रहा कि जो भी एक्ट वो करेगा वो लॉ के अगेंस्ट है, या फिर वो उस एक्ट के नेचर को नहीं समझ पा रहा। तो अगर कोई इस तरीके के अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को या किसी बच्चे को सुसाइड करने के लिए उकसाता है, दुष्प्रेरण करता है, तो उसको यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल का कारावास और जुर्माना। और जुर्माना का मतलब यह है कि सज़ा के साथ साथ जुर्माना भी लगेगा, फाइन चुकाया जाएगा।
तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक। इसी तरीके से सेक्शन नंबर 108 बात कर रहा है आत्महत्या का दुष्प्रेरण। ये बात कर रहा है अदर व्यक्ति की, वहाँ पे तो बच्चे और अनसाउंड माइंड का जो व्यक्ति होता है उसकी बात हो रही थी 107 में। 108 कर रहा है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, ठीक, आत्महत्या करे अगर कोई व्यक्ति, तो यहाँ पर उसको जो ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 10 साल का होगा और जुर्माने से उसको लायबल ठहराया जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है और आप उसे आत्महत्या करने के लिए उकसा रहे हो, उसका दुष्प्रेरण कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे पनिशमेंट होगी 10 साल की और जुर्माना। तो दोनों ही सेक्शन आपके किससे डील कर रहे हैं? अगर कोई सुसाइड के लिए किसी को दुष्प्रेरित कर रहा है तो दोनों ही सेक्शन एक ही चीज़ से डील करते हैं। सेक्शन नंबर 109 अटेम्प्ट टू मर्डर से डील करता है। अब 109 और 110 दोनों ही अटेम्प्ट की बात करते हैं। 110 बात कर रहा है कल्पेबल होमिसाइड का, अगर कोई अटेम्प्ट करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, और 109 बात कर रहा है मर्डर का, अगर कोई अटेम्प्ट करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन नंबर 109 की, जो मर्डर के अटेम्प्ट की बात करता है। तो अगर कोई व्यक्ति अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, पहले सेक्शन पढ़ो कि जो कोई इस इंटेंशन से या इस नॉलेज से कि कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करता है कि अगर वो कार्य हो जाता तो डेथ कॉज कर देता, तो वो हत्या का दोषी होगा। कितना पनिशमेंट है? दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 10 साल का हो सकता है और फाइन, ठीक। लेकिन अगर मान लो जो एक्ट उस सामने वाले व्यक्ति ने किया अटेम्प्ट टू मर्डर को ध्यान में रखकर और उस एक्ट से किसी को कोई चोट आ जाए, सामने वाले व्यक्ति को चोट आ गई, तो फिर कितना लगेगा? लाइफ इम्प्रिजनमेंट या ऐसे दंड से दंडनीय होगा जैसा इसके पूर्व वर्णित है, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखनी है ना। आजीवन कारावास यहाँ पे ध्यान रखना है, और ऐसे दंड से दंडनीय जिसमें पहले दिया गया है। नेक्स्ट है अगर व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन है, मतलब कोई आत्महत्या मतलब कोई आजीवन कारावास के दंडादेश, मतलब पहले से ही वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है और फिर वो किसी की हत्या का प्रयत्न करने वाला व्यक्ति, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर का दंडादेश के अधीन है, और फिर वो किसी को उपहति कर देता है, किसी को चोट कर देता है, तो उसके लिए कितना पनिशमेंट है यहाँ पर? उसके लिए पनिशमेंट होगी मृत्यु या आजीवन कारावास, ठीक। यहाँ पर उसको डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है। इसमें एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे वाई का वध करने के आशय से, उसको मारने की इंटेंशन से ए उस पर ऐसी परिस्थितियों में गोली चलाता है कि अगर डेथ हो जाती है तो ए हत्या का दोषी होता, ठीक। मतलब हुई नहीं, अभी उसने गोली तो चलाई ना, उसने अटेम्प्ट तो कर ही दिया ना ए ने, तो ए यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर लाइबल होगा, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देख लो, ए क्या है, यहाँ पर किसी बच्चे की डेथ कॉज करने की इंटेंशन से उसे एक सुनसान जगह पे छोड़ देता है, तो ए ने इस सेक्शन में अपराध किया है क्योंकि वो उसकी हत्या करना चाह रहा था, उसने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है ना। हालांकि भले ही बच्चे की मृत्यु ना हो तो अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर आएगा, और अगर बच्चा मर गया तो मर्डर के अंदर आ जाएगा, सिंपल, ठीक। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 110, ये बात कर रहा है अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड की। 110 बता रहा है कि अगर कोई मानव वध का प्रयत्न करता है तो उसके लिए कितनी सज़ा होगी। मानव वध के प्रयत्न के लिए कहा गया है कि जो कोई इंटेंशन से या नॉलेज से कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि अगर वो कार्य हो जाता तो वह मृत्यु कर देता, तो वो मानव वध का दोषी होता। तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 3 साल का होगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को चोट आ गई उस एक्ट को करने से तो कितनी सज़ा? तो 7 साल की सज़ा होगी या जुर्माना या दोनों, ठीक। तो 110 अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, 109 अटेम्प्ट टू मर्डर, और इससे ऊपर के 2 सेक्शन 107 और 108 दुष्प्रेरण से डील करते हैं, अगर कोई सुसाइड के लिए किसी को दुष्प्रेरित करता है। और बाकी के ऊपर सेक्शन हमने देखा कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंटली, और मर्डर हमने आज पढ़ा, कल्पेबल होमिसाइड पढ़ा, उनकी पनिशमेंट्स पढ़ी, बहुत सारी ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस का एक सेक्शन हमने पढ़ा। तो बहुत सारे सेक्शंस आज हमारे कवर हो गए हैं, और ये जो पूरा का पूरा आपका टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आज की वीडियो में जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।